Hello friends, today we are going to start the chapter number 18 body fluid and circulation of standard 11th. So let's get started. So today we are going to learn the introduction part of this chapter. So हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने वाले आज, तो आप ध्यान से अच्छे से सुनेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. You have learned that all living cells have to be provided with nutrition, oxygen and other essential substances. Also, the waste or harmful substances produced have to be removed continuously for healthy functioning of the tissues. तो हमें पता है कि जब हम खाना खाते हैं तो उससे हमें न्यूट्रिशंस मिलता है, एनवायरनमेंट से हमें ऑक्सीजन मिलता है, तो वो न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन हम सेल्स को देते हैं और सेल्स जब उसको यूज करके वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज करता है. तो ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है. हमारे लिविंग सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस मिलता है और वो वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में हेल्दी फंक्शनिंग होना चाहिए टिश्यूज का. तो वो अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स अगर हमारे बॉडी के अंदर ही रहेंगे तो सेल डैमेज होता जाएगा. इसलिए हमेशा लेना और रिमूव करना ये बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू हैव It is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substances to the cells and from the cells. So हमें पता है कि सेल्स को मतलब सेल्स को न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन मिलता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकाल देते हैं. इसके लिए हमें एक एफिशिएंट मैकेनिज्म चाहिए, अच्छा सा मैकेनिज्म चाहिए कि ये प्रोसेस चलता रहे, हमेशा कंटिन्यू चलता रहे. इसलिए हमें एक एफिशिएंट मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है. So different groups of animals have evolved different method for this transport. तो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है. सो देखते हैं हम कैसा ट्रांसपोर्ट होता है अलग अलग टाइप का. सो सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस एंड सिलेंड्रेट्स circulate water from their surrounding through their body cavities to facilitate the cells to exchange these substances. तो जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स है स्पॉन्जेस एंड सिलेंड्रेट, वो क्या सर्कुलेट करते हैं, वाटर सर्कुलेट करते हैं बाहर से. सर्कुलेट वाटर कहाँ से, फ्रॉम देयर सराउंडिंग, बाहर से पानी सर्कुलेट करते हैं किसके थ्रू, बॉडी कैविटी के थ्रू. उनके बॉडी में उनके पास बॉडी कैविटी होता है जिससे वो सराउंडिंग से वाटर सर्कुलेट करते हैं अपने बॉडी में. बॉडी कैविटी से और कैविटी से बॉडी कैविटी में स्पॉन्जेस के पास है ना ऑस्टिया होता है, जिससे ऑस्टिया एक टाइप का बॉडी कैविटी है. ऑस्टिया से वो वाटर लेते हैं और उनके पास एक ऑस्क्यूलम होता है जिससे वो पूरा ट्रांसपोर्ट कर मतलब अपने शरीर में पूरा सेल्स का न्यूट्रिशंस का ट्रांसपोर्ट करके और हार्मफुल सब्सटेंस लेके ऑस्क्यूलम से बाहर निकाल देते हैं. ये प्रोसेस होता है. इसी तरह स्पॉन्जेस और सिलेंड्रेट में ट्रांसपोर्टेशन होता है जिससे कि सेल्स को अच्छी तरह से न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन मिल सके. इसलिए बॉडी कैविटी के थ्रू वो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस करते हैं. सो आगे देखते हैं हम मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में हम ह्यूमंस भी आते हैं. याद रखना, ध्यान से सुनो कि मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में हम ह्यूमंस भी आते हैं. अब मैं ह्यूमंस का एग्जांपल लेके बताती हूँ जिससे आपको क्लियरिटी होगी. सो special fluids within more complex organisms use special fluids within their bodies to transport such materials. more complex organisms use करते हैं स्पेशल फ्लूइड जिससे वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल कर सके. देखते हैं वो फ्लूइड कौन सा है. तो वो फ्लूइड है ब्लड और लिम्फ. ह्यूमन बॉडी में दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, ब्लड और लिम्फ, जिससे वो ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल्स के. तो ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर दिस पर्पस. तो सबसे ज़्यादा मटेरियल को सर्कुलेट करने के लिए अपने बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ब्लड यूज़ किया जाता है. एंड अनदर
सबसे ज़्यादा ब्लड और लिम्फ, ब्लड का ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे बॉडी में। और लिम्फ, लिम्फ का देखते हैं, लिम्फ भी हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है सब्सटेंस का। लिम्फ also helps in the transport of certain substances. लिम्फ भी हमारे सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। तो हम आगे देखते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड। हम ये चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोजिशन है, क्या क्या है ब्लड के अंदर, उनके प्रॉपर्टीज क्या है ब्लड और लिम्फ के। एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इज ऑल्सो एक्सप्लेन हियरिन। तो लेट्स सी, तो हम अभी आगे देखते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ द ब्लड। तो ब्लड, अब ब्लड के बारे में आपने आगे देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लूइड है इन आवर बॉडी। ज़्यादा करके ब्लड ही यूज किया जाता है हमारे बॉडी में। तो ब्लड में क्या क्या होता है और ब्लड में क्या प्रॉपर्टीज है। तो ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड ही एक ऐसा है जो हमारे हेड से लेके, हेड के टिप से लेके हमारे टो तक ब्लड पूरा जगह ऐसा घूमता है हमारे पूरे बॉडी में, हेड से लेके टो तक हमारे बॉडी में ब्लड घूमता है और वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इसलिए उसका इसलिए हम कहते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू वो पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट होता है, इसलिए हम उसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड में होता क्या है, ब्लड में होता है फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। हमने देखा, अब हम इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते, एक एक को हम एक्सप्लेन करते आगे। सो लेट्स सी। सो अब हम देखेंगे प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड मतलब जो सूखा घास होता है ना, सूखा घास वैसा कलर होता है स्ट्रॉ कलर होता है सूखा घास के टाइप के। वो सूखा घास आपने देखा ही होगा, तो वैसा कलर होता है स्ट्रॉ कलर। विस्कस फ्लूइड, प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर होता है, विस्कस फ्लूइड थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा फ्लूइड होता है। और 55% ऑफ द ब्लड, प्लाज्मा 55%, ये याद रखना, ये आपको ज़्यादा याद रखना होगा कि ब्लड में प्लाज्मा में 55% जो ब्लड है ना अपना, ब्लड में 55% प्लाज्मा कवर करता है, प्लाज्मा 55% कवर करता है ब्लड को। अंडरस्टूड? सो हम आगे देखते हैं अभी। सॉरी फॉर द मिसकन्वीनियंस। सो हम आगे देखते हैं, हम कहाँ थे कि स्ट्रॉ कलर है, विस्कस फ्लूइड और 55% ऑफ द ब्लड कवर करता है। और हम देखते हैं कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है। प्लाज्मा में 92% ऑफ प्लाज्मा में वाटर होता है और 6 to 8% क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। देखो 90 से लेके 92% वाटर होता है और 6 to 8% होते हैं प्रोटीन्स। अब प्रोटीन में हम देखते हैं प्रोटीन में होता क्या है। प्रोटीन्स में होते हैं फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स और अल्ब्यूमिन्स। ये 3 मेजर प्रोटीन्स है। ऐसे तो प्रोटीन्स बहुत टाइप के होते हैं, पर मेजर प्रोटीन्स ये तीनों पाए जाते हैं। सोचो हम आगे देखते हैं। फिब्रिनोजन आर द नीडेड फॉर क्लॉथिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। जब हमें इंजरी हो जाती है, या हम उसे कह सकते हैं ट्रॉमा हो जाता है, जब हमें इंजरी और ट्रॉमा हो जाता है तब फिब्रिनोजन एक्टिवेट हो जाता है। तो फिब्रिनोजन क्या करते हैं, जब ब्लड को क्लॉथ करते हैं और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, तो क्लॉथिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड करते हैं जब ब्लड। फिब्रिनोजन का काम ही है कि हमें इंजरी जब हो जाती है तो उससे हमें बचाए, हमारा एक्सेसिव ब्लड लॉस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए फिब्रिनोजन क्लॉथिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड का काम करता है। तो हम आगे देखते हैं। ग्लोब्यूलिन्स
प्राइमरीली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। और ग्लोब्यूलिन्स क्या करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ा, ग्लोब्यूलिन्स का काम है इम्यूनिटी बढ़ाना, और हमारे जो अंदर हमारा जो हमें इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है, तो ग्लोब्यूलिन्स का काम है कि वो हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, और वो डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस करते हैं हमारी बॉडी को, डिफेंस करते हैं जो बैक्टीरिया जो भी है हार्मफुल सब्सटेंस से हमें डिफेंस करते हैं और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में काम करता है। सो अब देखते हैं हम आगे। और तीसरा टाइप का प्रोटीन है अल्ब्यूमिन। तीसरा टाइप का प्रोटीन है अल्ब्यूमिन, जो काम करता है ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब वाटर और सॉल्ट का मेंटेनेंस करना, वाटर और सॉल्ट को मेंटेन करना इसका काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस। तो ऑस्मोटिक बैलेंस कौन करता है, अल्ब्यूमिन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस। तो ध्यान रखो, फिर से बता देती हूँ कि हमारे बॉडी में 3 मेजर प्रोटीन होता है, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, अल्ब्यूमिन। फिब्रिनोजन का काम है जब हमें इंजरी हो जाती है तो वो ब्लड को एक्सेसिव ब्लड लॉस होने नहीं देता और वो तुरंत क्लॉथ कर लेता है ब्लड को। अब फिब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो एक्टिवेट करता है, इन फिब्रिनोजन से फिब्रिन में एक्टिवेट हो जाता है। तो फिब्रिन क्या पूरा जाल बना देते हैं, नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स होता है फिब्रिन। तो जहाँ इंजरी होता है ना, वहाँ पे नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स बना देते हैं, जिससे जो डैमेज्ड ब्लड सेल्स है वो ट्रैप हो जाते हैं, और हमारा जो एक्सेसिव लॉस से भी हम बच जाते, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड से हम बच जाते हैं। ग्लोब्यूलिन्स डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं, वो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और जो हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से हमें बचाता है वो ग्लोब्यूलिन्स। और अल्ब्यूमिन्स वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस करता है, इसको बोलते हैं अल्ब्यूमिन। अल्ब्यूमिन इज अल्ब्यूमिन्स आर अल्ब्यूमिन्स आर अल्ब्यूमिन्स मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस। सॉरी। सो हम अभी आगे देखते हैं प्लाज्मा। आई होप आपको प्लाज्मा का 3 मेजर प्रोटीन समझ में आ गया होगा। तो हम देखते हैं और प्लाज्मा में और क्या क्या होता है। तो प्लाज्मा में स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी होता है, जैसे Na। प्लाज्मा में वाटर होता है 92-92%, 6-8% प्रोटीन होता है, और हमारे पास मिनरल्स भी होता है Na+, CaMgHCO3-, Cl- एक्सेट्रा मिनरल्स होते हैं हमारे पास। प्लाज्मा में ये सब मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और लिपिड्स भी होते हैं एक्सेट्रा। ये सब हम प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। जैसे कि ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, और ये मिनरल्स और ये सब ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड से हमें से ट्रांसमिट होते रहते हैं हमारे बॉडी में। तो हम आगे देखते हैं। फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन और क्लॉथिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। तो हमने देखा था कि हमें पता है कि आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि प्लेटलेट्स कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में वर्क करता है। प्लेटलेट्स कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जिससे, जैसे हमने देखा था प्लेटलेट्स है ना, फिब्रिनोजन भी रिलीज करता है, फिब्रिन्स। तो वो इसके साथ ही साथ फिब्रिन्स रिलीज करता है जिससे ब्लड कोएगुलेट हो जाता है। तो प्लाज्मा में भी इसका एक रोल है। प्लाज्मा भी है ना कुछ ऐसे केमिकल्स, ऐसे सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिससे क्लॉथिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, बट वो केमिकल इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है। प्लाज्मा में वो केमिकल इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है। जब हमें इंजरी हो जाता है तब वो प्लाज्मा में जो फैक्टर्स है वो एक्टिव हो जाते हैं, और वो क्लॉथिंग ऑफ ब्लड में फंक्शन करना चालू कर दे क्लॉथिंग ऑफ ब्लड का फंक्शन करना चालू कर देते हैं। तो हम आगे देखते हैं। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉथिंग फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सीरम। तो हमें ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप देख लेना, नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम प्लाज्मा में से क्लॉथिंग फैक्टर माइनस कर दे। क्लॉथिंग फैक्टर आपने देखा होगा, क्लॉथिंग फैक्टर्स। तो प्लाज्मा में से जब हम क्लॉथिंग फैक्टर्स माइनस कर देते, फिब्रिनोजन, ये जो फैक्टर्स क्लॉथिंग ऑफ ब्लड में यूज होते हैं, वो फैक्टर्स को अगर हम माइनस कर दे तो पीछे रह जाता है सीरम। तो प्लाज्मा में से क्लॉथिंग फैक्टर माइनस कर दिया जाए तो बचता है सीरम। अब आगे देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स।
तो अभी हम हेलो गाइस, ये हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और फॉर्म्ड एलिमेंट के लिए हम मिलते हैं अगले पार्ट पे। थैंक यू।